मैं अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2020 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो भाषा के अर्जन और विकास की बात करें तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। क्या ये प्रसुप्ति अवस्था है, सामाजिक अनुबंधन की अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है। तो दोस्तों सबसे पहले लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 स्तर बताए और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई, यानी कि टोटल नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर हैं। पहला स्तर कौन है? पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर। जो दूसरा स्तर है वो है कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम लोग परंपरागत नैतिकता का स्तर कहते हैं। और जो तीसरा है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। ये 3 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं। पहले स्तर की 2 अवस्थाएं क्या हैं? आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। दूसरे स्तर की जो 2 अवस्था है उसमें एक प्रशंसा की अवस्था है और दूसरी जो है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है। और अगर मैं तीसरे स्तर की बात करूँ तो इसमें पहली है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास और दूसरा इसमें है विवेक की अवस्था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था की बात करें तो सभी ऑप्शन में अगर आप लोग गौर करें तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपका सामाजिक अनुबंध अभिन्यास ये तीसरे स्तर की पहली अवस्था है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? एक टीचर बॉयज़ पे ज़्यादा अपना अटेंशन देता है कंपेरिजन टू गर्ल। तो ये एग्जाम्पल किसका है? क्या ये जेंडर बायस का यानी कि जेंडर पक्षपात का है, जेंडर पहचान का है, जेंडर संबद्धता का या फिर जेंडर समरूपता का है? तो लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देना या फिर लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देना, ये दोनों क्या है? ये दोनों जेंडर पक्षपात है। तो अगर कोई भी टीचर लड़कियों की तुलना में लड़कों पे अधिक ध्यान दे रहा है तो वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशील है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को कम करें तो आप इनमें से क्या अपनाएंगे? क्या आप जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को आप महत्व देंगे, या फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, यानी कि लड़कों के लिए अलग खेल लड़कियों के लिए अलग खेल, या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे, लड़कों को अलग बैठने देंगे, लड़कियों को अलग बैठने देंगे? तो दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को कम करने के लिए जो सबसे अच्छी और प्रभावशाली पद्धति है चारों ऑप्शन में वो है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। बच्चों से आप डिस्कस करेंगे जेंडर बायस से रिलेटेड, तब वो आप उनमें रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को आप कम कर सकते हैं। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ेगी। आप बच्चों को अलग अलग खेल में लगा देंगे, लड़कियों को अलग खेल लड़कों को अलग खेल, तो इससे भी जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ेगी। अलग अलग बच्चों को बैठने देंगे, लड़कियों को अलग लड़कों को अलग, इससे भी आपकी जो जेंडर रूढ़िवादिता है वो बढ़ेगी। लेकिन आप अगर बच्चों से कहेंगे सभी बच्चे मिलके आप जेंडर
पक्षपात के बारे में डिस्कशन कीजिए, तो इससे आप जेंडर बायस को ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। दोस्तों, जब कभी भी सामाजिक या सांस्कृतिक शब्द आ जाए किसी भी प्रश्न में, तो आपको फौरन उसका आंसर क्या लगाना है? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है लेव वाइगोस्की से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें। वाइगोस्की ने सामाजिक विकास के सिद्धांत में 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया: समाज, संस्कृति और भाषा। और उन्होंने अपना समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी दिया, जिसको हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों से सीखते हैं। उन्होंने स्कैप फोल्डिंग का जो कंसेप्ट है वो भी दिया, और उन्होंने प्राइवेट स्पीच यानी कि जो व्यक्तिगत वार्ता होती है उसका कंसेप्ट भी दिया। तो सभी चीज़ें जानने के लिए आप लोग ज़रूर आई बटन पे क्लिक करके देखें। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव के महत्व को किसने दिया, तो आपका जवाब होगा लेव वाइगोस्की। अगला सवाल यह है कि जिंगशो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है। 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से बात करती है। नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं, इसको वाइगोस्की क्या कह रहे हैं? इसको वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता कह रहे हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को पियाजे से रिलेटेड पूछ दूं कि बच्चा अगर आपस में अपने आप से बात कर रहा है और पियाजे इसको क्या कहेंगे, तो पियाजे इसको अहम केंद्रिता कहेंगे, लेकिन वाइगोस्की इसको क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत वार्ता कह रहे हैं। अगला सवाल यह है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन में है प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ ढांचा। तो दोस्तों, पाठ ढांचा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? ज़रूरत पड़ने पे बच्चों को टेम्परेरी सपोर्ट देना। तो बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, ये क्या कहलाता है? ये स्कैप फोल्डिंग यानी कि पाड़ या ढांचा कहलाता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है? तो दोस्तों, पियाजे ने स्कीम्स, स्कीमा, समायोजन, अनुकूलन, ये सभी कंसेप्ट दिए। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है स्कीमा, ये संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना है। अगला सवाल है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? असेसमेंट का जो प्राइमरी एम है वो क्या होना चाहिए? क्या विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना कि आप ए श्रेणी में रहोगे, बी श्रेणी में या सी श्रेणी में, या फिर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को स्पष्ट करना या समझना, या विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना कि तुम्हारे 90 में से 100 में से 90 नंबर आए तो तुम ए सेक्शन में रहोगे, 80 नंबर आए तो बी, 70 नंबर आए तो सी। क्या इस तरह से प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना? तो दोस्तों, अगर मैं आकलन के प्राथमिक उद्देश्य की बात करूं तो संबंधित अवधारणाओं में बच्चों की जो अस्पष्टता तथा भ्रांतियां हैं उनको समझना, यही आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पहला है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। ज़रूरी नहीं है कि जन्म के समय बुद्धि निर्धारित हो, ये वाला कथन सही नहीं है बुद्धि से संबंधित। दूसरा है
बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ये भी गलत है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एक एकाकी विशेषक है, ये भी गलत है। अगर मैं चौथे कथन की बात करूं कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, तो बुद्धि से संबंधित जो चौथा वाला कथन है वो सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीटेट में पूछे गए सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।